नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की। यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक करीब 55.13% वोटिंग हुई है। संभल में सबसे ज्यादा 61.10% वोटिंग हुई। 10 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 100 प्रत्याशी इन सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए हैं आज, जिनमें कई दिग्गज भी शामिल हैं प्रत्याशियों में। तो 55.13% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, इन सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। हालांकि अभी 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। लगभग 55%, जो एक्चुअल आंकड़ा 5 बजे तक सामने आया है वो 55.13% का वोटिंग का परसेंटेज सामने आया। हालांकि 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो पिछली बार की वोटिंग के मुकाबले अभी कम है, लेकिन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने के आसार हैं। तो 6 बजे तक टोटल वोटिंग का परसेंटेज कितना होगा ये हम आपको अपडेट करेंगे जैसे ही अपडेट सामने आएगा। लेकिन फिलहाल का जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 55 के आसपास है, यानी कि 55% से थोड़ा सा ऊपर वोटिंग 5 बजे तक हुई है। उसके बाद का आंकड़ा जो होगा अब वो देखना होगा कि आखिर फाइनल जो परसेंटेज है वो कितना निकलकर सामने आता है इन 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करें, उसके बाद आज हम चर्चा आज की वोटिंग को लेकर ही करेंगे। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अपर्णा जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव हैं। राव साहब आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हैं। मनोज मिश्रा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मनोज मिश्रा जी आपके साथ ही मैं कर रहा हूं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 55%, 5 बजे तक का सामने आया है। कैसे इन 10 सीटों पर इस वोटिंग के परसेंटेज को आप देख रहे हैं सर? पराग जी, मुझे लगता है कि अगर कंपेयर ना करें, चूंकि कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 चरण के चुनाव के वोटिंग परसेंटेज के फाइनल आंकड़ों में और उस दिन के आंकड़ों में काफी अंतर था, लेकिन फिर भी 19 के मुकाबले में कह सकता हूं कि वोटिंग परसेंटेज कम है। जी। लेकिन जिन 10 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य उत्तर प्रदेश में वोटिंग मतलब वोटिंग चल रही है, वोटिंग हुई है, उसमें 10 और 8 मतलब 8 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 अन्य के पास थी। जी। तो कमोवेश चूंकि देखिए स्थितियां बदली हैं। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो वो समाजवादी पार्टी है। और ये जिन क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ वो समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता रहा विधानसभा में या इससे पहले भी। चाहे वो संभल की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, आंवला या हाथरस या, लेकिन मायावती भी इस बार मजबूती से कैंडिडेट उन्होंने उतारा। कई बार कैंडिडेट उन्होंने बदला, क्षेत्रों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए, तो उनको भी इनकार नहीं कर सकते। 2019 में मायावती और अखिलेश के गठबंधन से मायावती 0 पर 10 हो गई थी, और या कहिए कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी हो गई थी हम्म। लोकसभा में। हम्म। तो मुकाबला और बचाने की बात करें तो जब 10 में 8 आपका होता है और आप 80% 90% से पास हुए होते, तो उस चुनौती को रिपीट करना ज्यादा कठिन होता उसके लिए जो नंबर 1। जी। नंबर 2 पर काफी संशय है, और वो संशय इसलिए है कि चाहे वो अ, प्रदेश के मंत्री धर्मवीर जी हों, चाहे वो पार्टी के प्रमुख नेता डिम्पल जी हों, हम्म। तो ये लोग ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब चूंकि इनका दोनों लोगों का अगर नाम उत्तर प्रदेश में इस 10 लोकसभा सीटों में नहीं लेंगे तो फिर अधूरा सा रह जाएगा। हम्म। वही स्थिति बरेली में आप देखिए। गंगवार टू गंगवार, क्योंकि पुराने नेता का बदल किया गया। आगरा का, फिरोजाबाद का। और इस परिवार पर देखिए, परिवार की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस 10 सीटों में देखेंगे तो मोस्टली वो जिस परिवार के पर आरोप लगता है, तो जी। चाहे वो आदित्य यादव हो, चाहे वो डिम्पल जी हो, चाहे वो अक्षय जी हो, ये सब सारे लोग प्रत्याशी हैं। ठीक और है। ये दमखम उस आंकड़ों से माना जाता है जी। है। है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन किए विश्वदेव जी, आपका भी चाहूंगा सर। वोटिंग के परसेंटेज को लेकर कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आज 10 सीटों पर वोटिंग हुई है इसमें कई ऐसे दिग्गज हैं और मैं तो कहूंगा कि परिवार की साख भी दांव पर है।
देखिए पराग भाई, मनोज भाई की बात से सहमत हूं मैं। हम्म। मेरा मानना है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और पिछले चुनाव 2019 के चुनाव से ही आकलन करेंगे, और आकलन और विश्लेषण ये भी करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। इन सारी सीटों पे जितने फेजेस हुए हैं, उसमें वोटिंग परसेंटेज पहले से थोड़ा बड़ा है। जी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि बूथ लेवल पे कौन सी पार्टी ने ज्यादा काम किया है। अमित शाह जी, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और गृह मंत्री भी हैं देश हम्म। के, हम्म। उन्होंने एक बात कही थी चुनाव चालू होने के पहले, कि हर कार्यकर्ता को हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं। जी। वो कहाँ तक सफल हुए हैं ये देखना है। और समाजवादी पार्टी, जो जैसा कि मनोज जी ने कहा भी, समाजवादी पार्टी ही प्रमुख ऑपोजिशन है यहाँ। कांग्रेस का तो 1% 1.5% वोट है, तो वो इन सब सीटों पे कोई मायने नहीं रखता है। हम्म। लेकिन ये कितना वोट समाजवादी पार्टी बना पाई है। हम्म। एक खबर आई, शिवपाल सिंह यादव ने एक बाइट भी दी, हम्म। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से चलाया भी उसको, जी। जिसमें वो कह रहे थे कि कोई पोलिंग एजेंट हमारा बूथ, हमारी लिस्ट लेके चला गया और हमें बनाया जा रहा है कि हमें हम्म। वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी बदायूं से उन्होंने बताई। बदायूं से उनके साहबजादे आदित्य यादव लड़ रहे हैं जी। चुनाव। हम्म। मैनपुरी से भी उन्होंने यही घटनाक्रम बताया कि ऐसा हो रहा है, दबाव बना रहे। हम्म। उसके इतर भी अगर बात करें तो इन इन सारी सीटों पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का काम था। वहां वोटिंग परसेंटेज देखिए, जो अगर हम जब आकलन करते हैं वोटिंग परसेंटाइल के कम या ज्यादा होने का हम्म। और चुनाव के उस रिजल्ट का, तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर वोट पड़ेगा तभी वो वोट बढ़ के पड़ेगा। अगर वोट ये उसी बराबर पड़ता है जैसा पिछली बार पड़ा है, हम्म। तो हम लोगों का आकलन यही होता है हम्म। कि अगेंस्ट वोट कम पड़े हैं, ठीक क्योंकि है। अगेंस्ट वोट पार्टी डलवा नहीं पाई है। हम्म। समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पे कार्यकर्ता बना पाई है, नहीं हम्म। बना पाई है, ये देखने वाली बात होगी। ये चार हम्म। तारीख को ही मालूम चलेगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल के वोटिंग परसेंटाइल को देखते हुए हाँ। मुझे लगता है इसको बढ़वाना विपक्ष की हम्म। जिम्मेदारी है, यानी क्योंकि वो कमोवेश जितने जो परसेंटेज पिछली बार था वही लगभग अब हो सकता है, अभी चूंकि 5 बजे तक का, उसके बाद का भी सामने आएगा। पराग भाई उससे भी कम लग रहा है, क्योंकि उससे पिछली भी कम बार लगेगा। 68% था, जी। 68% था थर्ड फेज में। हाँ। फर्स्ट फेज में 69 था, हम्म। सेकंड हम्म। में 68 था, हम्म। थर्ड में भी 68 था। और अब वहां की तक बार तो पहुंचना मुझे लग शायद रहा है, इस 1 घंटे में मुश्किल होगा, आपका कहना ये है। ठीक है। जी मैं मुझे लग रहा है। अपर्णा दीक्षित जी के पास चल रहा हूं। अपर्णा जी, किस ओर इशारा है वोटिंग परसेंटेज का, बताइए जरा, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के, हम्म। चूंकि जो हमारा वोटर है वो जलपान बाद में करता है, पहले वोटिंग करता है और 11 बजे तक अपने वोट डाल देता है। रही बात उत्तर प्रदेश के इस बार के जो मतदान हुए हैं, उसमें इस बार देखो गर्मी एक प्रमुख कारण रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप देखेंगे सेकंड हाफ में इस बार वोट परसेंट ज्यादा बढ़ा है। हम्म। तो ये बात कहने में कोई मुझे दोहराई नहीं है, और मैं ये दृढ़ता से कहती हूँ कि हमारे जो वोटर थे वो वोट डालने गए हैं। विपक्ष के जो वोटर थे वो अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उनमें उदासीनता का कारण है। कारण इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव जी की कार्य करने की पद्धति जो है वो अलग हो चुकी है और उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वोटर कंफ्यूज है। इन्होंने इंडी अलायंस के साथ इन्होंने गठबंधन किया, उनकी उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। आप भी जानते हैं पराग जी के किस तरीके से राहुल गांधी अपनी उदासीनता उत्तर प्रदेश को लेकर प्रकट कर चुके हैं, और वो अपने ही गढ़ से जो उनकी जो सीट थी उससे उन्होंने चुनाव न लड़के ये तो बिल्कुल साबित कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता पर उतना भरोसा नहीं करता हूँ जितना कि मैं आपकी वायनाड पर करता हूँ, या फिर वायनाड से मुझे तो इस बार लगता है कि वायनाड पर भी इन्होंने भरोसा नहीं जताया, इसलिए उन्होंने मां की सुरक्षित सीट को चुना। और इनके जो बयानबाजी है ना पराग जी, वो किस तरीके की, राम गोपाल यादव जी ने आज राम मंदिर को लेके क्या बयान दिया। अब जब इस तरीके के बयान, जिसकी आस्था आप देश की लहर नहीं समझ पा रहे हो किस तरफ जा रही है, कि देश की जो बयार चल रही है, आंधी चल रही है जब राम मंदिर की, उस राम मंदिर को सिर्फ आप एक वोट बैंक को बचाने के लिए कह रहे हो कि राम मंदिर का वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है, राम मंदिर गलत तरीके से बनाया गया, राम मंदिर का कोई मतलब नहीं है, क्यों बनाया गया है।
आप इस तरीके का बयान दोगे तो आप लोगों में, आपके वोटरों में उदासीनता आएगी, आपके समर्थकों में, आपके कार्यकर्ताओं में उदासीनता तो आएगी। ये जग जाहिर है और ये हो रहा है, इसीलिए इनके वोट प्रतिशत गिर रहे हैं। ठीक। और रही बात कि इनको परेशान किया जा रहा है, देखो प्रशासन के हिसाब से इन्होंने बस्ते नहीं लगाए बदायूं में, तो बदायूं में कार्रवाई की गई। ये आरोप जो है ना वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में मेरा कोई ठिकाना बचा नहीं है, जो मेरे पास पिछली बार भी जो सीट्स आई थी। और रही बात तीसरे, आप देखेंगे मैनपुरी की और संभल की सीट को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास पिछली बार तीसरे चरण में भी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और इस बार भी जो इनका किला है मैनपुरी, उसको भी रहने के लिए माननीय जयवीर सिंह जी ने पुरजोर मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन है ठीक है कि उत्तर मैनपुरी जिले में, जिसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, और कन्नौज भी आप देखेंगे स्वयं अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने पहले अपने भाई साहब को उतारा, अपने भतीजे को उतारा, तेज प्रताप जी को। तो कार्यकर्ताओं ने उन पर भरोसा नहीं जताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं लड़ूंगा। सीटों को लेकर तो उन्होंने, प्रत्याशियों को लेकर जो इस बार गड़बड़ किया है, ठीक है, कंफ्यूजन किया है, ये तो मैं सब। ठीक है अपर्णा जी, मैं अब आपके पास लौटूंगा। अब रिएक्शन में चंचल जी के पास लेने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है अपर्णा जी, ठीक है। चलिए मैं चंचल कुमार जी के पास अब चलता हूं। चंचल जी, अपर्णा जी तो कह रहे हैं कि इस बार उनकी सीटों में बढ़ोतरी, यानी कि आपके किले को ढहाने की बात वो कर रही हैं, लेकिन वोटिंग का जो परसेंटेज है वो किस ओर इशारा कर रहा है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? समाजवादी पार्टी का क्या सोच रही है इस वोटिंग परसेंटेज पर? अपर्णा जी 4 जून से पहले तक खुश रहेंगी। अभी जो इन्होंने बोला है कि राम मंदिर ना जाने, बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम क्या है कि बेचारे इनके पास कुछ तो है नहीं बोलने के लिए, राम जी को जरूर बीच में ला देते हैं, उनके बगैर नहीं रहते ये लोग। खैर ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे सुन लीजिए अपर्णा जी, अपर्णा जी एक बार कंप्लीट कर ले चंचल जी, फिर मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास, प्लीज। चंचल जी बोलिए। अभी आपने देखा होगा मोदी जी आदरणीय मोदी जी अयोध्या का दौरा करके आए, लेकिन वो मामला सुर्खियों में नहीं बन पाया। लोगों ने एकदम समझिए कहीं न कोई, मतलब उसका जैसे एक होता है ना कि भाई मीडिया में एक हाइपर क्रिएट करने के लिए, लोगों को आम जनमानस में क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो आम जनता ने वो जो ये लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की आड़ में जो खेलना चाह रहे थे, वो सब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इनका वारा न्यारा कर दिया है। मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, बड़े भाई मनोज जी ने भी बहुत सी बात कही, मैं इनकी बात से काफी हद तक स्टार्टिंग में सहमत था। 10 में से जो 10 सीटें जो हैं, आप देखोगे जिस तरीके से बरेली, मैं बताऊं बिलीव नहीं करोगे, बरेली में हमारे 2 छोटे भाई ड्यूटी करा रहे हैं चुनावी ड्यूटी में। हालत यह है कि बीजेपी की वो सीटें जो एकदम समझिए एक तरफा मानते थे ये, वहां पे लोगों ने कसमें खा लिया है कि हमें संविधान बचाना है, और जो हर परिवार में सुइयां, जो आदरणीय मोदी जी वाली सुई लगी है वैक्सीन वाली, हालत यह है कि हर आदमी अपने परिवार का जान जोखिम में डाल करके इस बात को समझते हुए वोट डालने जा रहा है। और बता दूं, इतना बड़ा अंडर करंट है पीडीए का, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और 10 की 10 लोकसभा सीटें जो इस तीसरे चरण में हुई हैं, आप पता कर लो, 10 की 10 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। और मैं बता दूं, बीजेपी की हालत 2004 में जो 9 सीटें थी, मैं बता दूं वही दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करने जा रही है। और मोदी जी का जो अभी आज आपने देखा होगा, जो उनके प्रोग्राम थे, अमित शाह जी के प्रोग्राम थे, ये इन लोगों के प्रोग्राम से भी साबित हो चुका। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हिल गई है, अब पता नहीं जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। और बता दे बीजेपी के प्रवक्ताओं, तो मैं तो 3-4 डिबेट कर चुका हूं, सुन लीजिए, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की भी जो है हालत ऐसी ही है। अभी अपर्णा जी बोलते बोलते ना जाने क्या क्या बोलने लगी हैं। बस ये सिंपल सी बात है, ये बता दो, आज जनता ये पूछ रही है कि बड़ी बड़ी बातें जो आप कहा करते थे, लंबी लंबी छोड़ा करते थे, उन बातें पे भी तो आ जाओ कुछ। 60 साल बनाम 60 महीने मांग के आए थे, 120 महीने हो गए हैं। जनता कह रही है कि भैया कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। अब ये मोदी नामक जो गुब्बारा था वो फूट चुका है। अब हालत यह है, बता दूं आपको, जनता सवाल पूछ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए, मेरी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, किसान कह रहा है। और जो बेरोजगारी की हालत इतनी है कि 83% युवा बेरोजगार है। आज हमारी अर्चना जी को भी घर में डांट पड़ती होगी, जो 400 वाला गैस सिलेंडर 1100 में खरीदना पड़ता है इनको। ठीक है,
तो ये आज आम जनमानस में एक है हुआ है, और हर आदमी इस बात को, इस सरकार को हटाना चाह रहा है। ठीक है। और इनके लोग एक सवाल और बता दूं, जो बोला कि हमारे लोग वोट डालने जा रहे हैं, एक्चुअली में प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दे दिया, तो इनके जो लोग वोट डालने वाले हैं वो तो कह रहे मोदी जी 400 पार तो आ ही रहे हैं, तो मुझे डालने की क्या जरूरत है। इसलिए इनका वोटर नहीं निकल रहा है घर से, वो इंडिया वाला वोटर सारा निकल रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा दूसरे चरण में दिल्ली में लोग एंजॉय करने चले गए, फ्राइडे सैटरडे संडे मिल गया, 3 दिन लोग निकल गए छुट्टी पे, तो उनको पता था कि मोदी 400 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं। तो इसी में इंडिया जीत रहा है, और पूरी तरीके से आप देखोगे इस वाले तीसरे चरण में 10 की 10 सीटें लोग जीत जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है। बहुत एक छोटा मैडम, एक बहुत छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। राम मंदिर से जब भी बात करो, इनके नेता बयान देके और फिर प्रवक्ता बोलते हैं राम मंदिर पर आ जाते हो। पहले राम मंदिर की बात तो कर लो। आपके ही राम गोपाल यादव जी ने बयान दिया, उस पर आपका पास जवाब है, तो जवाब दीजिए। राम मंदिर आप छोड़ दो, चंदा खा गए आप लोग। आप भारत माता की जय बोलते हो, बीफ कंपनियों से चंदा खाते हो। आज जनता पूछ रही है, गांव की महिलाएं पूछ रही है, भैया ये वही लोग हैं ना जो बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग हैं। अर्चना जी, आपको भी घर में पूछा गया होगा कि बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो जो तुम्हारी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बीफ कंपनियों से चंदा खा गए मोदी जी। प्रवक्ता महोदय, आप बताओ, कोरोना वैक्सीन में 3-5। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रुक जाइए। चर्चा इन मुद्दों पर बहुत हम कर चुके हैं, और आने वाले वक्त में होगी भी चर्चा इन तमाम मुद्दों पर नतीजे आने के बाद। ठीक है चंचल जी और अपर्णा जी, अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा प्लीज। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। प्लीज अब रुकिए थोड़ा सा। चंचल जी, अपर्णा जी, थोड़ा सा रुकिए। मनोज जी के पास मैं जा रहा हूँ। मनोज जी, दोनों के तर्क अपने अपने हैं। चंचल जी कह रहे हैं कि वोटर्स का रुख हमारी तरफ रहा, उधर अपर्णा जी कह रहे हैं कि ये लोग वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए, और यानी अपने पक्ष में मतदान नहीं करवा पाए। खैर, ये सीटें अहम हैं। इसमें अब चाहे अक्षय हो, उधर हम बदायूं की सीट की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें, मैनपुरी की सीट क्या इसलिए भी और ज्यादा अहम हो जाती है। हालांकि नेताजी की सीट वो रही है, डिंपल यादव वहां से लड़ रही हैं, लेकिन उसी लोकसभा के अंदर वो दोनों विधानसभा भी, जहां से शिवपाल यादव भी हैं विधायक और अखिलेश यादव भी हैं, करल और जसवंत नगर, तो वो सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है फिर समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं देखिए पराग भाई, है क्या कि मैंने इसीलिए आपसे जिक्र किया कि मैनपुरी, बदायूं, एटा, इन सब जो सीटें हैं ये चिरपरिचित पूर्व मतलब नेताजी नहीं रहे, ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है जी। और एक समय था उत्तर प्रदेश के प्रमुख 3 नेता, वो चाहे मायावती जी हो, चाहे वो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, जो लगभग 35 साल से उत्तर प्रदेश के राजनीति पे शिखर पर रहे। पार्टियां सबके अलग अलग थी और पश्चिम से ही थे। तो इसलिए मैंने कहा कि 10 सीटों के आज उत्तर प्रदेश के होने वाले जो तीसरे चरण का चुनाव, इसमें सबसे ज्यादा चुनौती किसी की है तो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता, जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उनके परिवार से, क्योंकि लड़वी परिवार के प्रमुख लोग रहे हैं। अगर हम अखिलेश जी को छोड़ दें तो डिंपल जी हो गई, आदित्य जी हो गए, अक्षय जी है, सारे वो लोग हैं जो उसी मतलब खेती से, उसी संघर्षों से लगातार सत्ता में रहे और ये उनका गढ़ बन जाता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो गढ़ 2014 की लहर में 80 में 73, फिर 19 में देखिए 14 का चुनाव अहम था, वो आया था एक उम्मीद पर, 19 में सरकार रिपीट हुई तो विश्वास पे रिपीट हुई। और ये अगर तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और बड़े माइक्रो लेवल पर, पराग भाई आप सोच सकते हैं कि अमित शाह के बारे में अभी हमारे मित्र राव साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो राजा भैया के साथ मीटिंग करते हैं, वो धनंजय के साथ करते हैं, बाकी सारी चीजों को तो उनको पता है कि किस सीट में, किस विधानसभा में कौन से नेता का कितना असर है और किससे हमें फायदा होगा, किससे हमें नुकसान होगा। जिस जसवंत नगर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां भी बदली हैं। ये 22 के चुनाव में शिवपाल जी अलग हुआ करते थे, 19 के चुनाव में यही समाजवादी पार्टी मायावती के साथ हुआ करती थी, उसका माइलेज मायावती को मिला, चूंकि 0 पर 10 पहुंच गई, लेकिन अखिलेश जी का नुकसान हुआ। तो लेकिन पुनः और 2 चरण के बाद तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसको अहम इसलिए मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने
अस्तित्व को और अपनी 8 सीटों को बचाने का, और वहीं अखिलेश यादव को अपने वजूद और अपने पूर्वज, या ये कहिए कि अपनी पार्टी के का जो जनाधार है उसको बरकरार रख करके ज्यादा से ज्यादा वो एनडीए गठबंधन या बीजेपी से सीटों छीनने का, तो ये संघर्ष वाली बात है। लेकिन उसमें बदलाव, जैसे भी एक मित्र हमारे कह रहे थे कि बरेली में उन्होंने ये देखा, देखिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाए तो अनुमान ये होता है कि साहब ये सरकार के खिलाफ है या लोगों में गुस्सा नाराजगी है, कम हो जाए तो लोग बोले उदासीन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सभी साथी अनुमान पे चर्चा कर रहे हैं, परिणाम पे चर्चा हम 4 जून को करेंगे, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो ये सोचने का विषय है, सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए। जी के विश्वदेव जी, ये वाकई में सोचने का विषय है, और वोटिंग जैसी भी हो, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्कों के आधार पर अपना फायदा उसमें निकाल ले रहे हैं। राव साहब। जी पराग भाई, यही तो चर्चा का विषय है। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज कैसे होता है, कौन करता है। एक बीजेपी का कहना बहुत सही है कि वो कहती है कि मैंने लाभार्थी वर्ग बनाए, वो मुझे मैं जाति से उठ के वोट करते हैं, वो मेरे तरफ आके वोट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी कहती है इंडिया गठबंधन के तहत कि ये मेरी गढ़ की सीटें हैं, यहाँ तो मेरे नाम पे ही, मेरे नेताजी के नाम पे और हमारे सबके नाम पे ही वोट पड़ता है। तो ये 10 सीटें चर्चा का विषय ज्यादा हैं, बाकी फेजेस से कुछ ज्यादा होंगी। उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट था समाजवादी पार्टी के पास की वोटिंग परसेंटेज और बढ़वा देती जी। वहां पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विफल हुई है समाजवादी पार्टी, चाहे जो भी कारण बताया जाए। ठीक है, एक का विषय तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने उठा ही दिया है कल। आज जब वोटिंग करने गए आज दोपहर में, तो उन्होंने ईवीएम पे चिट्ठी लिख दी है सारे दल के नेताओं को, ईवीएम पे भी उठा लीजिए कि ईवीएम में वोटिंग परसेंटेज कैसे कम दिखता है या ज्यादा हो जाता है जी। तो ये सब चर्चाओं का विषय है। ठीक है, तो ये हताशा भी दिखाता है और एक संभावना भी दिखाता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक बहुत संक्षेप में चंचल जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका आज की ही वोटिंग को लेकर बहुत संक्षेप में चाहूंगा। चंचल जी। देखिए पराग भाई, हेलो जी जी बोलिए, आ रही है। देखिए मैं बता दूं कि आज हम लोग तो लगातार बराबर ट्रैकिंग में हैं, बराबर देख रहे हैं। सच बताओ, जो माहौल ग्राउंड लेवल का है, सच्चाई ये है कि जो कोरोना वैक्सीन का जो प्रधानमंत्री जी ने चंदा खाया है, ये सबसे तगड़ा अंडर करंट है आज के समय में। अगर आप रिपोर्टिंग करा रहे होंगे अपने लोगों से, आप गांव में घुमाइए, हर एक गांव की औरतें क्या कह रही हैं कि मैं तो गांव देहात का रहने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है, बाबू मोदी जी का वैक्सीनिया से हमारा जनवा चल रही परिवारवा हमरे, ठीक है, ऐसा सुई लगा देने कि हमारे जान का भी माहौल हो गया। ठीक है सर, की हालत बा गांव की बता रहे हैं। और आदमी ये कह रहा है कि महंगाई जो 7 रुपए 6 रुपए का नमक आता था, 28 रुपए 30 रुपए का नमक मोदी जी ने खरीदवा रहे हैं आम जनता में। अब आप सोचिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है सर, चलिए मैं समय की थोड़ी कमी है। अपर्णा जी एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से, अपर्णा जी बहुत संक्षेप में। में जो तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, आज पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम आपके मुद्दे, वैक्सीन, कोरोना की। ठीक है अपर्णा जी बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से। महंगाई की बात कर रहे हैं, मुझे 5 साल बता दीजिए जब महंगाई दर 5% रही हो। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दर की बात छोड़ो, बताओ ना, 5 रुपए का नमक आज 28 रुपए 30 रुपए का मिलता है। आप बताओ, सारी बातों को छोड़ो। दर्शकों को कम से कम समझ में तो आना चाहिए कि क्या रिएक्शन दे रही हूँ। मैडम आप दर में चली जाती हो, दर में पता, दर में दरार है। मोदी जी के द्वारा कोई भी आंकड़े सही नहीं दिए जाते हैं। ये यही करते हैं कि आते हैं बीच में बोलते हैं और सुनते भी नहीं है, प्रश्न भी करते हैं। बोलिए मैडम, बोलिए कंप्लीट करिए पढ़ाई बहुत जल्दी से। महंगाई दर की मैं बात कर रही थी। महंगाई दर 5% चल रही है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे 5 साल रहे जब महंगाई दर इतनी कम रही हो, ठीक है, और बेरोजगारी दर 3% चल रही है? ऐसे कौन से 3 साल है जब आपकी ठीक है, चलिए अब चर्चा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव, वैक्सीन, तमाम मुद्दों पर होती भी रहेगी और नतीजों की बात खासकर और ज्यादा होगी कि आखिर इन मुद्दों का फायदा किसको मिला, किसको नुकसान हुआ। अभी के लिए चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप चारों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, के विश्वदेव जी आपका, अपर्णा जी आपका और चंचल जी आपका हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो वोटिंग का परसेंटेज तीसरे चरण की इन 10 सीटों पर कितना आखिरकार फाइनल आता है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि
ये जो चुनाव हुआ तीसरे चरण का, ये जो 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, ये इनमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि दिग्गज हैं, जिनकी साख भी दांव पर है और ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या नतीजा जनता ने दिया है ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले ही अब चुनावी मुद्दों पर बहस और तेज हो चली है, जो कि 4 तारीख के बाद और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए, खबरें लगातार जारी हैं।